नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के सिविक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सिविक्स का 3rd चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी संवैधानिक जो डिज़ाइन है, मतलब उसका संरचना है वह किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि ओवरव्यू में क्या बताया गया है। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या देख लिया था कि डेमोक्रेसी है, वहाँ के रूलर्स जो हैं वो फ्री नहीं है, मतलब जो भी चीज़ वो करना चाहें वो फ्री नहीं है, मतलब अपने हिसाब से वो अपना मनमानी नहीं कर सकते। कुछ बेसिक रूल्स हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, जिनको उन्हें पालन करना पड़ता है। और वो एक साथ मिलकर के जो रूल्स हैं उन सभी रूल्स को जब एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर यानी कि उस कंट्री का संविधान। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि जो सबसे मेन जो कानून है वही है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि लोगों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उसके बाद गवर्नमेंट्स के जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताता है, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसे कार्य करना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। वो क्वेश्चंस हैं क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिज़ाइन है, मतलब कोई भी संवैधानिक डिज़ाइन है किसी भी डेमोक्रेसी का, वो कैसे होता है, और ये इसकी ज़रूरत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और कौन इसको डिज़ाइन करता है और किस तरीके से, और क्या क्या वैल्यूज हैं, मतलब इसके क्या मूल्य हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, मतलब बनाने के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, मतलब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, इसका क्या क्या मूल्य है। और एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या इसमें कुछ बाद में बदलाव किया जा सकता है, कोई चेंजिंग कंडीशन किया जा सकता है, मतलब कोई कंडीशन बदला जा सकता है या नहीं। तो हमारे पास सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है किसका, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सबसे हाल में बना है, बहुत ही नया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसके बारे में। और हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में क्या क्या हुआ था और कैसे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ाइन हुआ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था और क्या क्या फाउंडेशन वैल्यू हैं इसके, और कैसे ये गुड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है यहाँ सिटीजन के लाइफ के लिए और गवर्नमेंट के। तो इस वीडियो में हम जो पार्ट 1 वीडियो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का, इसमें हम लोग केवल साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे, और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, स्टार्ट करते हैं कैसे बना, क्या हुआ। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो संवैधानिक जो राजतांत्रिक संविधान है उसके बारे में। तो नेल्सन मंडेला यहाँ कुछ कहते हैं, उनका डायलॉग दिया गया है, वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने श्वेतों के खिलाफ, यानी जो वाइट हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ा है, और मैंने ब्लैक के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा है, और आज मैं बहुत खुश हूँ इस आइडियल से, यानी कि जो हमारे पास आदर्श है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, जो कि अब यहाँ का जो समाज है वो बिल्कुल फ्री होगा, यहाँ के जो पर्सन हैं वो एक साथ रह पाएंगे मेल जुल करके, और सभी को बराबर मतलब मौका मिलेगा। और ये जो आइडियल है, यानी कि जो ये आदर्श है, वो मेरे अंदर ये आशा का प्रदान करता है, मेरे अंदर आशा भरता है कि हम लोग एक साथ जिएंगे और कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ता है कि इस आइडियल के लिए अगर मुझे मरने की भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में, वक्तव्य में कहा था। तो ये जो है वो नेल्सन मंडेला हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में। अब नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने क्या किया था कि एक तरीके से देशद्रोह किया था, मतलब विद्रोह किया था किनके खिलाफ, तो जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट्स थी उनके खिलाफ। और इनके साथ, यानी नेल्सन मंडेला के साथ बाकी के और 7 जो नेता थे उनको आजीवन कारावास का सजा सुना दिया गया था। कब, तो 1964 में, क्योंकि इन्होंने हिम्मत दिखाई थी, वहाँ की जो रंग भेद नीति थी उसके खिलाफ इन्होंने हिम्मत दिखाई थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। जबकि
ये क्या किए कि 28 साल जेल में बिताए। साउथ अफ्रीका का सबसे भयानक जेल जो कि रॉबिन आइलैंड पे है, वहाँ इन्होंने बिताया था। अब ये जो रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ इनका स्ट्रगल कैसा था, अपार्थाइड की नीति के खिलाफ, सो देखते हैं। तो जैसा कि नाम है अपार्थाइड, ये सिस्टम है, मतलब एक अकेला चीज़ नहीं है, ये एक सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग भेद के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने का, जो कि साउथ अफ्रीका में ही यूनिक था, मतलब यूनिक था। यहाँ के जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया कि अपने सिस्टम को जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन पर थोप दिया, अपने नियमों को उन पर थोप दिया। और 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में यहाँ जो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, यानी व्यापार करने जो यूरोप से आई थी, उन्होंने यहाँ के हथियार पे, यहाँ के जो फोर्स थे उस पर अपना अधिकार कर लिया, जिस तरीके से इन्होंने भारत में अधिकार जमाया था। और भारत के जैसे ही बहुत सारे जो वाइट्स थे वो आकर के साउथ अफ्रीका में भी सेटल हो गए थे और वहीं लोकल रूलर ये बन गए थे, यानी लोकल शासक वही लोग अब साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन पर शासन करते थे। और ये जो सिस्टम था वो था क्या कि इस सिस्टम में जो अपार्थाइड यानी कि जो रंग भेद के जो लोग थे उनको डिवाइड कर दिया गया था, लोगों को डिवाइड कर दिया गया था और लेबल्ड किया गया था किस आधार पे, तो उनके स्किन के कलर पे, यानी कि जो नेटिव यानी कि जो बासिंदा थे साउथ अफ्रीका के वो काले रंग के थे और उनका जो जनसंख्या था लगभग 3/4 पॉपुलेशन उन्हीं का था, काले लोगों का, और उनको ब्लैक्स कहा जाता था, यानी अश्वेत। और इनके अलावा 2 और ग्रुप थे, एक वैसे लोगों का जो मिक्स्ड रेस के थे, यानी अलग अलग रंग के थे, जो कलर्ड थे, उनका कहाँ से, तो जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके गए थे वो लोग कलर्ड थे, यानी कि थोड़े गेहुए रंग के भी लोग वहाँ पे थे। और दूसरे जो थे वो वाइट रूलर्स थे, जो श्वेत शासक वहाँ, जो कि जितने भी नॉन वाइट्स लोग थे, यानी इंडियन हो गए साथ में साउथ अफ्रीकन हो गए, उनको बिल्कुल नीचा दर्जा देते थे, उनको इन्फीरियर मानते थे। और जो भी नॉन वाइट्स थे उनको वोट करने का भी अधिकार नहीं था, यानी अश्वेत लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और ये जो रंग भेद की नीति जो थी वो पार्टिकुलरली क्या थी कि उनके खिलाफ, यानी जो काले लोग थे उनके खिलाफ ऑपरेसिव थी, मतलब उनको दबा करके रखती थी। और उनको वाइट के एरिया में, मतलब जिधर जो श्वेत लोग रहते थे उधर उनको रहने का अधिकार नहीं था। अगर उन एरिया में उनको अगर कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके लिए भी उन्हें परमिट लेना पड़ता था। उसके बाद ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल और पब्लिक टॉयलेट्स हो गया, ये सब अलग अलग सेपरेट था। किन के लिए, तो वाइट के लिए और ब्लैक के लिए अलग अलग था। और इसी को कहा जाता है सेग्रेशन, यानी पृथककरण, यानी बिल्कुल अलग कर देना। वो क्या कर सकते थे, मतलब उनके पास ऐसा भी अधिकार नहीं था कि जहाँ वाइट लोग चर्च में वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ ब्लैक्स को जाने का अधिकार नहीं था। और ब्लैक जो लोग थे वो इस भयानक जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा था उसके खिलाफ वो लोग ना ही कोई संगठन बना सकते थे और ना ही विद्रोह कर सकते थे। और 1950 तक जो ब्लैक थे, कलर्ड थे और इंडियंस थे, वो सब लोग मिल करके इस रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ लड़ते रहे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि मार्चेज, बहुत सारे मतलब वो हड़ताल भी करते थे, स्ट्राइक्स भी करते थे, बहुत सारे रैलियां निकालते थे वो लोग। और उसके बाद उन्होंने किया क्या कि एक संगठन बनाया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। और इसी के छत्र छाया में उन्होंने क्या किया कि अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाया, ये जो पॉलिसीज ऑफ सेग्रेशन थी उसको आगे बढ़ाया। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे कि वर्कर्स यूनियन, कामगार यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और बहुत सारे सेंसेटिव वाइट्स जो कि समझते थे, वैसे वाइट्स जो समझते थे कि इनके साथ गलत हो रहा है, उन्होंने भी ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और वो भी इस रंग भेद की नीति का विरोध कर रहे थे। जब वाइट्स इन ब्लैक्स के साथ आकर के शामिल हो गए, इनके साथ लड़ने लगे, मतलब इनके साथ जो अपार्थाइड की नीति थी उसके खिलाफ जब वो लोग लड़ने लगे, तो ये जो था वो बहुत ही लीड रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में, क्योंकि अब जो श्वेत लोग थे वो भी शामिल हो गए थे अश्वेतों के साथ। बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया कि ये जो रंग भेद की नीति थी उसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना की, बहुत ज़्यादा विरोध किया।
और अब जो फिर भी जो वाइट रेसियस गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना शासन जारी रखा, वो नहीं मानी, वो लोगों को मारती रही, हजारों ब्लैक और कलर्ड लोगों को उनको टॉर्चर भी करती रही। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे निर्माण हुआ, नए संविधान का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट जो था, जो उनके खिलाफ स्ट्रगल्स था, आंदोलन जो चल रहे थे किनके खिलाफ, तो रंग भेद की नीति के खिलाफ, ये जब बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि अब जो अश्वेत लोग हैं उन पर ज़्यादा दिन शासन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव किए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो था, जो भेदभाव करने वाला, उसको हटा दिया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन थी उसको भी हटा दिया गया, और मीडियाज पे जो रिस्ट्रिक्शंस था उनको भी हटा दिया गया। मीडिया जो थी वो स्वतंत्र हो गई थी। और 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला ने जेल से बाहर एक स्वतंत्र मनुष्य के तरह सांस लिया था। और फाइनली हुआ क्या कि 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को नया झंडा बनाया गया था यहाँ के लिए, नया नेशनल फ्लैग बनाया गया और उसको फहराया गया। और ये जो था वो संसार के लिए एक नया जन्मा डेमोक्रेसी का मतलब उनके लिए मार्ग था। मतलब उन्हें दिखा कि एक नया डेमोक्रेसी हमारे वर्ल्ड में आ गया है। और जो भी रंग भेद की नीति वाली जो सरकार थी वो अंत में आई और वो फॉर्मेशन बनाई, मतलब इस तरीके का गवर्नमेंट बनाए जिसमें मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी सभी रंग के लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ था वो कैसे हुआ, तो अब हम जानेंगे, मंडेला को सुनेंगे जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नए साउथ अफ्रीका के, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन में वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारे पुराने जो शत्रु थे अब वो हार गए हैं। किससे, तो हमारा जो शांतिपूर्वक विद्रोह था उससे वो लोग हार चुके हैं। अब जो एपार्थाइड जो थी यानी रंग भेद की नीति थी उससे हम लोग उबर चुके हैं। अब डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में आ चुका है, और ऐसा इसलिए आया क्योंकि हम लोगों के पास कैपेसिटी था, हम लोग इसके लिए तैयार थे कि हम लोग दूसरे की भलाई चाहते थे, हम लोग किसी की बुराई नहीं चाहते थे। और मेरी इच्छा है कि साउथ अफ्रीका जो है अपना ये जो गुडनेस का यानी दूसरे की भलाई का जो विश्वास है वो कभी भी न त्यागे, और वो वहाँ के लोगों को बधाई देते हैं कि सभी मनुष्यों जो भी हैं यहाँ उनको विश्वास रहे हमारे डेमोक्रेसी पे, क्योंकि वही इस डेमोक्रेसी के आधार हैं, कॉर्नस्टोन हैं। और जैसे ही नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बना तो ब्लैक लीडर ने अपने जो फेलो मतलब उनके साथी जो ब्लैक और भी लीडर्स थे उनको बोला कि आप जितने भी जो वाइट्स लोग जो थे उनको माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अब पावर में आ गए हैं तो उनके साथ आप भी वही कीजिए जो वो लोग आपके साथ कर रहे थे। तो अब जो नया साउथ अफ्रीका बन करके तैयार हुआ था इसमें सभी रंग के लोगों को बराबरी का अधिकार प्राप्त था, चाहे वो किसी भी रेस के हों, कोई भी मेन हो वुमेन हो, सभी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब जो प्रजातांत्रिक मूल्य था उसका एहसास हो रहा था। सभी के पास सोशल जस्टिस था यानी कि सामाजिक न्याय था, और सभी मनुष्यों के पास अब अधिकार प्राप्त था। और जो भी पार्टी रूल कर रही थी उनमें कौन कौन सी शामिल थी पार्टी, तो वो पार्टी भी शामिल थी जो कि लोगों को दबाती थी, उनके खिलाफ ब्रूचुअल किलिंग करती थी, और उनके साथ वो भी पार्टी बैठी थी जो कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी थी। वो दोनों साथ मिल करके एक समान कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक समान संविधान का निर्माण उन्होंने किया। और 2 साल डिस्कशन चला इस संविधान पे, और एक बार डिबेट हुआ, और डिबेट के बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके इस संसार के सामने आया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वहाँ के नागरिकों को बहुत ही अच्छा अधिकार देता था, और वो सब लोग एक साथ मिलकर के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे थे। कोई भी जो इंसान था वो इसमें छूटा हुआ नहीं था, सभी को शामिल किया गया था, सभी के प्रॉब्लम्स को देखा गया था, और कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि अलग थलग ट्रीट किया जाए। सभी लोग सहमत थे इस
सॉल्यूशन से, और सभी लोगों को बोला गया था कि आप इस सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, चाहे आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो पास्ट में, चाहे कोई भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा हो, आप सभी लोगों को इस सॉल्यूशन में शामिल होना है। और जो साउथ अफ्रीका का प्रेम्बल है जो कि यहाँ 50 पेज नंबर में दिया हुआ है, वो लोगों के वहाँ के जो लोग थे उनके भावनाओं को दिखाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि कैसे साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेट्स जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको इंस्पायर करता है, उनको प्रेरणा देता है। एक जो स्टेट है वो भर्त्सना किया जाता था संसार के दूसरे देशों के द्वारा, दूसरे देश उसकी भर्त्सना करते थे क्योंकि वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री था, और अभी वो जितने भी डेमोक्रेसी हैं उनके लिए मॉडल साबित हुआ है, मतलब उनके लिए आदर्श साबित हो रहा है। तो ऐसा जो बदलाव था वो किस कारण आया, कौन लाया, और तो ये आया वहाँ के लोगों की इच्छा के कारण, डिटर्मिनेशन के कारण, जो सभी लोग एक साथ मिलकर के कार्य किए और उन्होंने अपने जो तीखे एक्सपीरियंस थे, जो अनुभव थे, उसको बदला और उसको बदल करके एक बाइंडिंग ग्लू यानी कि एक जोड़ने वाला ग्लू का निर्माण किया, जो कि एक रेनबो नेशन का फॉर्मेशन किया। रेनबो नेशन मतलब वैसा राष्ट्र जहाँ की सभी रंग के लोग एक साथ रहते हों। और जब मंडेला इस बारे में कहते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो बताते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ के पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बोलता है, दोनों के बारे में बताता है। और अब ये जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। अब साउथ अफ्रीका जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, मतलब वो डेमोक्रेसी हो चुका है, और अब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि फिर से जो रेसिस्ट, ब्रूचुअल और रिप्रेसिव जो पास्ट था वो फिर से यहाँ रिपीट हो, उनके कंट्री में रिपीट हो। लेकिन इन सब से भी और अधिक एक बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रांसफॉर्म किए हमारे कंट्री को, चूँकि सभी लोगों का देश बन चुका है अब, मतलब ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार है और सभी लोग अब बिलोंग करेंगे इस कंट्री से, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, वुमेन हो, मेन हो, सभी लोगों को अब समान अधिकार प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है और किस तरीके से कार्य करता है। तो जो ऑपरेसर थे यानी जो दबाने वाले लोग थे और जिनको वो दबाते थे, वो सब ने मिलकर के एक नए डेमोक्रेसी का प्लान किया और सभी लोग एक साथ रह रहे थे, बराबरी का अधिकार उनको प्राप्त था। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। लेकिन ये जो कार्य था वो इतना आसान नहीं था उनके लिए कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए, मतलब भरोसा कर पाए, क्योंकि पहले जो वाइट्स माइनॉरिटी थे वो उनको क्या करते थे, तो दबा करके रखते थे, उनको ऑपरेस करते थे। तो उनके अंदर अभी भी क्या था, तो डर था, उनके अंदर अभी भी डर था। वो चाहते थे कि उनका जो इंटरेस्ट है उसको कोई गार्ड करने वाला हो, मतलब उसका सेफ गार्ड किसी के हाथ में हो। और ब्लैक मेजोरिटी जो था अब मतलब वही शासन कर रहा था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। तो मेजोरिटी रूल जो था वो कंप्रोमाइज नहीं करता था, किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ वो नहीं चाहते थे। बस वो चाहते थे कि हमारा जो कंट्री है वो सोशल और इकोनॉमिक राइट सभी को प्राप्त हो। और वाइट माइनॉरिटी जो थे वो क्या चाहते थे कि उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो प्रिविलेज है, जो मान सम्मान है, उसका इस कंट्री में रक्षा हो। इसी कारण से हुआ क्या कि जब दोनों पार्टी यानी वाइट्स और ब्लैक की पार्टी जब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गई, तो वाइट जो थे वो कुछ प्रिंसिपल, जो मेजोरिटी रूल जो कंट्री थी उसके कुछ प्रिंसिपल पे सहमत हुए। जैसे कि एक प्रिंसिपल था 1 पर्सन 1 वोट, मतलब वो इंसान किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, एक इंसान का एक ही वोट होगा। और वो लोग एग्री हो गए इस कुछ बेसिक राइट्स पे, यानी कि पुअर्स और वर्कर्स जो हैं उनको कुछ बेसिक राइट्स दिया जाए। ब्लैक जो थे वो इस बात पर सहमत हो गए कि मेजोरिटी रूल जो है वो एब्सोल्यूट, मतलब हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा कि मेजोरिटी जो रूलर हैं वही शासन करें। वो एग्री हो गए
इस बात को भी लेकर के कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी जो वाइट माइनॉरिटी जो है उनके प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीनेगा। और वो ये जो कंप्रोमाइज़ था वो इतना आसान नहीं था। किस तरीके से कंप्रोमाइज़ हुआ और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया और कैसे उनका जो एक दूसरे पे जो भरोसा है वो कैसे मैनेज करके रखा जा सकता था, इसका कोई गारंटी नहीं था कि फ्यूचर में ये जो भरोसा है वो ना टूटे। मतलब कोई लोग इस भरोसे को तोड़ भी सकता था। तो इसी कारण से एक लौता तरीका उनके पास था कि ये जो ट्रस्ट है उसको बनाए रखा जाए। तो कौन सा तरीका था? तो वो जो भी रूल्स हैं, ये जो भी उनके बीच में जो समझौता हुआ है वो उन सभी को वो लोग लिखें रूल के तौर पे कि किस तरीके से ये रूल बनाया जाए और सभी लोगों को इस रूल का पालन करना होगा। ये जो रूल्स था वो उसी के आधार पे जो फ्यूचर के जो लीडर्स हैं वो चुने जाते हैं। ये रूल्स डिटरमाइन करता था कि किस तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास कैसा पावर होगा, वो क्या चीज़ नहीं कर सकता है, यानी सब चीज़ करने का उसको अधिकार नहीं होगा। और फाइनली ये जो रूल्स थे वो डिसाइड करते थे वहाँ के नागरिकों के अधिकारों को। ये रूल जो थे वो क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कि जो विनर है वो जो है वो आसानी से सभी चीज़ों को बदल दे, ऐसा भी नहीं था। और ये जो था वो क्या था? तो ये वो था जो साउथ अफ्रीकन करना चाहते थे, जो साउथ अफ्रीकन चाहते थे। ये एग्रीड करता था कुछ बेसिक रूल्स को भी, मतलब जो वाइट्स थे उन कुछ बेसिक रूल्स पे सहमत हो गए, वो एग्री हो गए कि ये जो रूल है यही सुप्रीम होगा, यानी सबसे मुख्य होगा और कोई भी गवर्नमेंट एबल नहीं होगी इन रूल्स को इग्नोर करने के लिए। मतलब इन रूल का इग्नोर वो नहीं कर सकती है, चाहे वो सत्ता में कोई भी हो। ये जो बेसिक रूल्स थे इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं कि केवल साउथ अफ्रीका में ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक कंट्री जहाँ की अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका रिलेशनशिप जो है वो भले ही बैड ना हो, जैसा कि साउथ अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में जो बैड रिलेशन था वैसा बैड ना हो, फिर भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि जितने भी संसार के लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं ही, उनके मत को लेकर के, उनके रुचि को लेकर के जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंसेज है, कुछ ना कुछ अंतर है। चाहे वो कंट्री जो है वह डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, बहुत सारे कंट्री जो हैं उन्हें कुछ ये जो बेसिक रूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है वो अप्लाई केवल वहाँ के सरकार पर ही अप्लाई नहीं होता है, किसी संगठन पे ही अप्लाई होना की ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर हमारे एरिया में कोई क्लब है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका भी एक संविधान, एक रूल होता है, उसका भी रूल होता है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी रूल होता है, और सभी को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबका जो रूल है वो अलग अलग तरीके का होता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का वो होता क्या है? तो वो एक सेट होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे रहते हैं और वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं कंट्री के, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी लोग मिल करके एक साथ इसका पालन करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम लॉ यानी सबसे बड़ा कानून होता है और वही डिटरमाइन करता है कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं यानी सिटीजन हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कैसा रिलेशन है उस कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? तो हम लोग देखेंगे मेनी थिंग्स। फर्स्ट कि ये जनरेट करता है लोगों के बीच में भरोसा और समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन, जो कि जरूरी है। अलग अलग तरह के अगर लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में भरोसा होना और समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड, ये करता क्या है कि ये स्पेसिफाई करता है, बताता है कि किस तरीके से जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होगी और उसको कौन कौन सा पावर होगा सरकार के पास, कौन कौन सा डिसीजन, मतलब कौन सरकार के कौन जो लोग हैं वो क्या डिसीजन लेंगे।
थर्ड जो है ये क्या करता है कि ये लिमिट्स यानी सरकार की जो पावर्स है उसको एक लिमिट्स में बांधता है और बताता है, उनको कहता है कि उनके पास क्या अधिकार है, या फिर सिटीजन है जो नागरिक हैं वहाँ के उनके पास क्या अधिकार है, उसको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फोर्थ जो है ये क्या व्यक्त करता है कि लोगों का जो इच्छा है उसको व्यक्त करता है अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, मतलब एक अच्छे सोसाइटी के निर्माण में लोगों का क्या क्या इच्छा है, उनका क्या एस्पिरेशन है उसको बताता है। और जितने भी कंट्रीज हैं चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक नहीं हो, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों कंट्री में हो सकता है, लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। और जब वार हुआ इंडिपेंडेंस का किसके खिलाफ, तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, तो अमेरिकन ने एक साथ मिल करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और तभी से ये रेवोल्यूशन जो क्रांति है वो चलते आ रहा है। और फ्रेंच लोग भी अपने देश में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किए थे और तभी से क्या हो रहा है कि सभी जो डेमोक्रेसी हैं उनमें रिटेन यानी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान रह रहा है। तो आगे हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहीं भी किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।